हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग और क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका फिर से स्वागत है। तो स्क्रीन शेयर करते हैं और देखते हैं इस वाले डेटा को। ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आपको बता रहा है कि जितनी ये बिटकॉइन किस प्राइस रेंज में कितने दिन रहा, मतलब वो जो पर्टिकुलर प्राइस रेंज थी वो कितने दिन तक रही। जैसे कि $0 से $5,000 तक जो जो प्राइस रेंज थी, इसमें 2,782 दिन बिटकॉइन रहा। फॉर एग्जांपल $5,000 से 9,000 $10,000 के बीच में 716 दिन रहा। अगर आप देखें तो $15,000 से 19,999 डॉलर के बीच में 183 दिन रहा, ठीक है? अगर हम करंट को देखें, मतलब जो प्रेज़ेंट प्राइस है, तो $40,000 से चौ $45,000 के बीच में 146 दिन रहा, ठीक है? ऑल टाइम हाई देखें तो 4 दिन रहा था सिर्फ, $65,000 से $70,000 के बीच में। तो ये आपको एक थोड़ा-सा ना एक आइडिया दे रहा है कि यहाँ से ना आप अगर देख सकते हो कि दिन-प्रतिदिन जो नंबर ऑफ डेज़ हैं, पर्टिकुलर रेंज में रहने के, वो कम होते जा रहे हैं। जैसे अगर हम $25,000 से $30,000 के बीच में देखें, 218 दिन रहा और उसके बाद देखें अब 109 दिन, 138, 146, 146 के बाद 101। तो एक तो आपको ये आइडिया मिल जाता है कि ट्रेंड क्या है। दूसरा, एक आपको एक एवरेज पता लग जाता है कि यार अगर इस रेंज में 40,000 से $45,000 के बीच में 146 दिन रहा है, पास्ट में क्या ट्रैक है? तो पास्ट में आप देखोगे कि मैक्सिमम इस ये तो अर्ली डेज़ थे, तो आप इनको थोड़ा-सा नेग्लेक्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो एवरेज 160-170 दिन के अंदर अगर आप देखें तो बिटकॉइन ने फिर नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट रेंज में चला गया। ऑल इन ऑल व्हाट दिस डेटा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। इससे ये भी पता लगता है कि लंबे समय तक बिटकॉइन पा मतलब कोई कंप्लेन करता है कि यार क्या है यार, मैं तो सोता रह गया यार, बिटकॉइन बढ़ गया। तो आप उसको ये डेटा दिखा सकते हो कि ऐसा नहीं था भाई। मतलब पूरा-पूरा चांस था यहाँ पे ये बिटकॉइन के अंदर एंट्री लेने की, ठीक है ना? सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, खासकर आपके लिए ये समझना कि इट्स नेवर टू लेट। बिटकॉइन में कभी भी आप लेट नहीं होते हो। बिटकॉइन बहुत समय देता है, ठीक है? जस्ट दैट कि वो फोमो, जब बिटकॉइन बढ़ने लगता है तब आपको फोमो होने लगता है और मैक्सिमम लोग फिर कंप्लेन करने लगते हैं, ठीक है? चलिए दूसरी उस पे खबर पे चलते हैं। अगर हम देखें फिर से ईटीएफ की एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, ईटीएफ के ऊपर एक अपडेट देना, क्योंकि अगर आपको ईटीएफ पे डेली एक अपडेट मिलता रहेगा तो आपको एक आइडिया लगेगा। अगर आप देखें तो पे 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5वाँ दिन है कंसेक्यूटिव जब इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो से बढ़ा है। तो बेसिकली पहले आप देखते थे कंसेक्यूटिव 4 दिन तक ये आउटफ्लो ज़्यादा था, लेकिन अगर आप देखें तो 5 दिन हो गए कंसेक्यूटिव इनफ्लो है अब, ठीक है? तो बिटकॉइन के जो की बाइंग हो रही है। और कितनी बाइंग हो रही है, अगर इसके इससे आप अंदाज़ा लगाएँ तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, अगर आप इस स्लाइड को देखो तो जो बिटकॉइन की जो सप्लाई है उसका 3.3% 3 हफ्तों के अंदर ये जो ईटीएफ कंपनीज़ हैं इनके पास आ गया। मतलब बिटकॉइन की जो ओवरऑल सप्लाई है वो इस टाइम जो 19.61 मिलियन है, जो बिटकॉइन माइन हो चुका है 1 फरवरी 2024 तक। 19.61 का सोचो कि 3.3% जो सप्लाई है वो ईटीएफ कंपनीज़ के पास आ गई है। और वो भी कितने दिन में? जस्ट 3 हफ्तों के अंदर, ठीक है? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जेपी मॉर्गन ये कह रहा है कि टेदर जो है उसकी जो इंक्रीजिंग डोमिनेंस है वो नेगेटिव है क्रिप्टो के लिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको अंदर की बात या दिल की बात बताऊँ, पता नहीं आगे जाके बात सच ना हो जाए। टेदर के अगेंस्ट ना एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, टेदर स्टेबल कॉइन के पीछे। और मैं देख रहा हूँ कि यूएसडीसी जो सर्कल है वो कहीं न कहीं गुड बुक्स में शामिल हो रहा है अमेरिका की। वो यूएन के साथ काम कर रहा है, वो अमेरिका के साथ, उसको पता है कि स्टेबल कॉइन बिल जो फ्यूचर में आ रहा है, वो अभी से अपने आप को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करके चल रहा है, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखना है। पीछे जो उसके बैकिंग है स्टेबल कॉइन के पीछे, उसका भी वो पूरा ऑडिट करवा रहा है। हर चीज़ को शुरू से बहुत ध्यान से रेगुलेटेड होके चल रहा है सर्कल। और गवर्नमेंट के साथ क्लोज़ली काम कर रहा है, यूएस गवर्नमेंट की। लेकिन टेदर का हमेशा से इश्यू रहा है, उनके रिज़र्व्स पे क्वेश्चंस रहे हैं, उनके काम करने के तरीकों पे, उनके कंप्लायंस ऑडिट पे, हर चीज़ पे तरीके रहे हैं। और अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, कहीं न कहीं वो टेदर से कंफर्टेबल नहीं है।
तो अब जो ये इस तरह के स्टेटमेंट जैसे जेपी मॉर्गन का टेदर के बारे में कहना कि फ्यूचर में कभी जो क्रैश आएगा क्रिप्टो में, वो टेदर के बहुत बड़े हो जाने की वजह से आएगा क्योंकि टेदर बहुत बड़ा हो जाएगा जब स्टेबल कॉइन तो उसके ऊपर जब किस तरीके का यू नो नेगेटिविटी आएगी या कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी, तो टेदर कुड बी द रीज़न फॉर द नेक्स्ट डाउनफॉल व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री। टेदर का इतना बड़ा होना इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। एंड यही हम देख रहे हैं कि माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ये देखिए, यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है? यूएन सेज दैट टेदर इज़ अ क्राइम कॉइन। ये कोई पुरानी खबर नहीं है, 16 जनवरी की खबर है। यूएन सेज टेदर इज़ अ क्राइम कॉइन, श्रिंकिंग सर्कल टेस्ट द आईपीओ वॉटर्स अगेन। सो बेसिकली क्या है कि टेदर को तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्राइम कॉइन है। यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें कसिनोज़ मनी लॉ यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। उसमें कसिनोज, मनी लॉन्ड्रिंग, अंडरग्राउंड बैंकिंग एंड ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, अ हिडन एंड एक्सिलरेटिंग थ्रेट। तो एक थ्रेट रिपोर्ट जारी करी यूनाइटेड नेशन में, उसने सिर्फ टेदर की बात करी है, व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। सो सर्कल हमने देखा कि आईपीओ भी लेके आ रहा है यूएस के अंदर और क्लोजली वर्किंग विद यू नो यूनाइटेड नेशंस आल्सो एंड यूएस गवर्नमेंट एज वेल। सो ये एक आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एल सल्वाडोर के अंदर हाई चांसेस हैं कि नायब बुकेले जो है ये वापस आ सकते हैं, और अगर नायब बुकेले अगर एज अ प्रेसिडेंट वापस आ गए तो बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा। जो बिटकॉइन का सॉवरेन बॉन्ड का जो प्लान है वो भी इशू हो सकता है, सॉवरेन बॉन्ड रिलीज हो सकता है। और अगर ये वापस आते हैं तो एक तरीके का वहाँ के लोगों का स्टैम्प भी हो जाएगा कि नहीं, दे आर हैप्पी विद हिज डिसीजन टू मेक बिटकॉइन एन एडिशनल लीगल टेंडर इन एल सल्वाडोर। अमेरिका को लग रहा है कि ब्लैक रॉक को तो हम रोक नहीं पाए, ईटीएफ्स को हम रोक नहीं पाए, बिटकॉइन को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, तो एक काम करते हैं कि इमरजेंसी लिटरली एक इमरजेंसी मीटिंग और इमरजेंसी बेसिस पे एक डेटा मांगा गया कि बिटकॉइन का एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अमेरिका में। सारे ग्रिड्स और अमेरिका में एक लिटरली एक मुहिम छेड़ी गई है और ये बाइडेन के ऑफिस से डेटा मांगा गया है कि अमेरिका में बिटकॉइन की माइनिंग का या और प्रूफ ऑफ वर्क पे जो हैं क्रिप्टो उनका माइनिंग पे क्या, माइनिंग का यूएस की एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या हमें हमें एनर्जी की क्राइसिस क्या फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है बिटकॉइन की माइनिंग की वजह से, और बिटकॉइन की माइनिंग का एनर्जी पे यूएस की एनर्जी स्टैटिस्टिक्स पे क्या असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिर से बिटकॉइन को घेरने की कोशिश है, बिटकॉइन की माइनिंग कंपनीज को घेरने की कोशिश है। क्या क्या देखा है ना यार बिटकॉइन ने, मतलब पिछले 15 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा, महीना छोड़ो हफ्ता छोड़ो, शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जब उस पर अटैक ना होता हो किसी तरीके का। तो यही तो उसको रेजिलियंट बनाता है ना। इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया की जो सीबीडीसी है उसमें प्रिवेसी फीचर और इन सबको लेके एक ये यहाँ पे इंटरव्यू हुआ है। अमितोज ने उन्होंने नाम नहीं लिया कि किसका इंटरव्यू है, बट आरबीआई के अंदर से किसी से इंटरव्यू हुआ है जिसमें आरबीआई के इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, जिन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया, उनका ये कहना है कि अगर अगर फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स को कम करता है क्रिप्टो पे तो उनका ये डोमेन नहीं है, तो दे आर नॉट बॉदर्ड कि वो टैक्स को कम करता है नहीं करता है, वो अगर करता है तो ठीक है, इट इज द कॉल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है। प्लस प्राइवेसी फीचर के ऊपर बात करी है उन्होंने सीपीडीसी पे, ठीक है। सो ये था आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको आज के अपडेट पसंद आए होंगे। अगर अपडेट पसंद आए होंगे तो प्लीज़ एक बारी लाइक बटन को प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करेगा। ऐसा फिर से अपडेट आपके पास लेके आऊँगा कल। मिलते हैं फिर से क्रिप्टो की ताज़ा खबरों में। थैंक यू वेरी मच।